नो फ्रिल अकाउंट ऐसे अकाउंट थे जो मैं कहूंगा गरीब लोगों के लिए हुआ करते थे, या ऐसे लोगों के लिए जो अपने जीवन यापन तक के लिए कहीं ना कहीं मोहताज हो, उनके टाइप के लिए सिर्फ बैंक अकाउंट खुलवाया गया। और इसमें कहा गया कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है, आप जानते हैं आप सभी लोग, भारत का केंद्रीय बैंक है आरबीआई, उसने कहा कि 2005 में हम आम लोगों को बेसिक बैंकिंग फैसिलिटीज का मतलब है बैंक की आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये नो फ्रिल अकाउंट ओपन करवा रहे हैं। जो भी ओपन करना चाहता है वो ओपन कर सकता है। अच्छा, कहा इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मेंटेन विदाउट और विद वेरी लो मिनिमम बैलेंस। आप चाहो तो कुछ पैसा रखो, 100, 200, 500, 700, ना चाहो तो कुछ भी मत रखो। खाता खुलवाना चाहो तो खाता ही खुलवा लो, नो फ्री। और ये खाता एक ऐसा खाता था, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब 60 वर्ष पूरे हो जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में तो वहां एक मिलती है वृद्धावस्था पेंशन, सुनी होगी आप लोगों ने। हालांकि वृद्धावस्था पेंशन जो है ये अलग अलग पार्टी आती हैं, कभी चलाती हैं कभी बंद कर देती हैं। एक ऐसे ही मिलती है विधवा पेंशन, तो ये भी खाते में आती थी इस तरीके की, ठीक है। एक होती है बेटा ऐसी पेंशन जिसमें आप कैसे कह सकते हो, मैंने क्या कहा, सरकार जब आती है तो नई अपनी अपनी योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न ऐसी योजनाएं लेके आती है जिसमें सरकार कुछ पैसा देती है लोगों को। हालांकि ये एक राज्य की कल्याणकारी नीतियों के अंतर्गत किया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जब ये अकाउंट होगा, जब ये अकाउंट नहीं होगा, जब बैंक में खाता होगा, कोई जरूरी नहीं कि भैया आपका खाता नो फ्रिल ही हो, ठीक है, पर खाता होगा तभी आपको धनराशि मिलेगी। अब क्या हुआ कि अब खाता खुलने के लिए पहले के तो समय में आप लोग जानते हैं, पर अगर जो 60 वर्ष का है, आप बताइए उसका क्या नाम वोटर आईडी कार्ड मिलेगा, वो दिख ही नहीं रहा है, आंखें ही गड़बड़ हो गई हैं। तो कहा दादा कैसे खुले तुम्हारा खाता? कुछ नहीं, आपके गांव का जो प्रधान या मुखिया होता था, प्रधान या मुखिया जो होता था, वो एक ब्लैंक पेपर, व्हाइट पेपर पर लिख के दे देता था, श्रीमान शाखा प्रबंधक बैंक का नाम इस गांव में ऐसे ऐसे, ये व्यक्ति हमारे गांव का निवासी है, इसका नाम ये है, इसके पिता का नाम ये है, ये यहाँ रहता है, ये मैं आइडेंटिफाई करता हूँ, ये मैं प्रूफ करता हूँ, और अपनी मोहर लगा करके साइन कर देता था। बस काम सेट, जाके आप दे दीजिए उस कागज को और आपका खाता खुल जाएगा, आपको कोई केवाईसी नहीं कराना है, ठीक। लेकिन इस खाते ने, आपको मैं बता दूं, देश में सबसे ज्यादा नक्सलवाद को बढ़ावा दिया। ऐसे लोग, आपको शायद याद हो दांतेवाड़ा की घटना हुई थी, उसमें कई सारे जवान हमारे शहीद हुए थे। इसके बाद सरकार की आंखें खुली कि इनके पास में इतने बड़े इतने हाई स्टैंडर्ड के वेपन्स कहाँ से आए? वेपन्स के लिए मैंने क्या कहा था, पैसा चाहिए। जब पेट की भूख मिटाने के लिए पैसा चाहिए तो भैया बंदूक खरीदने के लिए पैसा चाहिए। तो सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने तुरंत आरबीआई से कहा कि बैंकों से कहिए कि जो नो फ्रिल अकाउंट्स हैं उनकी डिटेल भेजें, उनकी डिटेल दो। जब डिटेल देखी तो उन नो फ्रिल अकाउंट्स में ऐसे हजारों लाखों अकाउंट थे जिनके अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई थी, लेकिन वो खाता चल रहा था। अब आप कहिए कैसे चल रहा था? अब गांव में क्या होता था पहले के समय में कि भैया हमें दिखता ही नहीं है, लाओ अच्छा दादा तुम्हारे साइन हमें बना दे, या अंगूठा अपना लगा दिए कि दादा ठीक हो गया आपका अंगूठा। इस तरीके से मतलब फ्रॉड करके चल रहे थे। और उसमें बेटा फॉरेन रेमिटेंस आ रहा था, विदेशी मुद्रा आ रही थी, और उसी विदेशी मुद्रा से नक्सलिज्म भारत में हमारे
फल फूल रहा था। जब ये देखा गया तो सरकार ने तुरंत एक्शन लिया, आरबीआई से कहा कि जो नो फ्रिल अकाउंट है इसे भैया तुरंत बंद कर दो, या फिर ना बंद करो तो इसका नाम परिवर्तित कर दो और इसे कुछ कंडीशनल अकाउंट बना दो। आरबीआई ने कहा जैसी आज्ञा आपकी साहब। और अगस्त 2012 में, मैंने बोला था आप सभी से ना, अगस्त 2012 में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नो फ्रिल अकाउंट बंद तो नहीं किए, लेकिन नाम बदल दिया और कह दिया BSBDA, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ये आप ऐसे समझो, मर जाओगे पर पैसा नहीं निकलेगा, इस तरीके का अकाउंट बना दिया गया। क्यों था, किसके लिए? अच्छा आप बताओ, था किसके लिए? गरीब लोगों के लिए। अब गरीब के पास, एक बात बताओ प्यारे बच्चों, कि गरीब के पास में एक महीने में 1000, 2000, 4000, 5000 रुपए आया, फिर उसने अपना खाना खर्चा चलाया, तो बचे कितने उसके? 200-400-500 रुपए बचे। अगर वो 500-500 रुपए डालेगा तब साल भर में 6000 रुपए जुटा पाएगा बैंक में, हाँ या ना? बोलो यस और नो। अब ये थोड़ी कहा गया है कि विदेश से पैसा लाओ और उसमें रखो, बोलो यस और नो, उसके लिए तो नहीं था। तो यहाँ पर BSBDA को एक कंडीशनल अकाउंट बना दिया गया। अब हम बात करेंगे कंडीशनल अकाउंट की, इसकी बात करेंगे कंडीशनल अकाउंट की। क्या कंडीशनल अकाउंट बनाया गया? सबसे पहले यहाँ पे कहा गया, क्या कहा गया देखिएगा, कि BSBDA जो है, देखो शॉर्ट फॉर्म में हमने BSBDA बोला है, फुल फॉर्म लिखा हुआ है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, इसी को कहते हैं BSBDA। देखो B बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, क्या हो गया? BSBDA, ठीक है, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट शुड बी कंसीडर्ड एज अ नॉर्मल बैंकिंग सर्विस अवेलेबल टू ऑल। नॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज, नॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज का मतलब होता है पैसे डालो और पैसे निकाल लो, सेविंग अकाउंट है, कुछ पैसे डालो कुछ निकाल लो, कुछ डालो कुछ निकाल लो, इस तरीके से चलता है। ऐसा नहीं कि तुम उसमें IMPS करोगे, वो सुविधा नहीं है, ठीक। दूसरी कंडीशन, दिस अकाउंट शैल नॉट हैव द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मिनिमम बैलेंस। आप चाहे 1 रुपया रखो, 100 रुपया रखो, एक भी मत रखो, नो दिक्कत। तीसरी बात, while there will be no limit on the number of deposits that can be made in a month, एक महीने में चाहे जितने बार पैसे जमा हो, गरीब आदमी 50 रुपया कमाया, 40 खर्च हो गए, 10 बचे 10 जमा करो। और आपको मैं बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में एज पर बैंकिंग नॉर्म्स मिनिमम 10 रुपए जमा कर सकते हैं आप बैंक में, और अब 10 रुपए जमा करने कौन जाता है? गुल्लक में डाल देते हैं लोग, ये सब, ठीक। एक महीने में आप कई बार क्या कर सकते हैं, बोलो जल्दी से, बैंक में जमा कर सकते हैं। अकाउंट होल्डर विल बी अलाउड अ मैक्सिमम नंबर ऑफ 4 विड्रॉल्स इन अ मंथ इंक्लूडिंग ATM विड्रॉल्स। जो भी अकाउंट होल्डर है एक महीने में 4 बार पैसे निकाल पाएगा, चाहे तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन से निकाल ले, और चाहे तो बैंक की शाखा में आकर के, ब्रांच में आकर के काउंटर से निकाल ले। कहा गया फैसिलिटी ऑफ ATM कार्ड और ATM का डेबिट कार्ड विल बी प्रोवाइडेड। हम आपको इसमें बेसिक जो बातें हैं वो क्या है बेटा, कि आपको हम इसमें ATM कार्ड भी देंगे। ATM का मतलब जानते हैं, ATM कार्ड का मतलब वो कार्ड होता है जो डेबिट कार्ड कहलाता है, वो देंगे, उससे भी पैसे निकाल सकते हैं। टोटल क्रेडिट्स इन सच अकाउंट शुड नॉट एक्सीड 1 लाख रुपीज इन अ ईयर। एक वर्ष में आपने इस अकाउंट में 1 लाख रुपए से ज्यादा ना कर लिए हो, अगर कर लिए तो बंद, खत्म, सीज कर दिया जाएगा तुरंत। 1 लाख रुपए ज्यादा नहीं होना चाहिए। गरीबों का अकाउंट है भाई, है, बेसहारा लोगों का अकाउंट है, बूढ़े बुजुर्गों का अकाउंट है, विधवाओं का अकाउंट है, और वहां तुम खेल कर रहे हो फॉरेन रेमिटेंस का। अगली बात देखो, सिर्फ कही गई है फॉरेन रेमिटेंस कैन नॉट बी क्रेडिटेड। पैसा विदेश से जो डाला जा रहा था वो अब आएगा ही नहीं, डालोगे तो खूब पर आएगा नहीं। नकील कस गई कि नहीं कस गई? अब जब पैसा ही नहीं मिलेगा तो हथियार नहीं तो नक्सलिज्म नहीं। बोलो हाँ या ना। नंबर मैक्सिमम बैलेंस इन द अकाउंट
शुड नॉट एक्सीड 50,000 रुपीज एट एनी टाइम। मतलब एक साल में 1 लाख से ज्यादा ना हो, और पूरे वर्ष में या जब भी आप अकाउंट चला रहे हैं, रन कर रहे हैं, कभी भी किसी भी दिन 50,000 रुपए से एक्सीड नहीं करना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना आप कि कितनी बड़ी नकेल कस दी गई। अच्छा, फिर क्या कहा गया? टोटल ऑफ डेबिट्स बाय वे ऑफ कैश विड्रॉल्स एंड ट्रांसफर विल नॉट बी एक्सीड 10,000 इन अ मंथ। मतलब एक महीने में 10,000 रुपए से ज्यादा आप निकाल भी नहीं सकते। अब आप सोचिए कितनी कंडीशन हो गई। पहली कंडीशन सबसे बढ़िया सुनिए, ऐसे ओरली सुनते हैं बीएसबीडी में, कि फॉरेन रिमिटेंस नहीं आएगा, विदेश से पैसा नहीं आएगा। दूसरी बात, पूरे वर्ष में 1 लाख रुपए से ज्यादा डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। तीसरी बात कि पूरे वर्ष में या जब भी पूरे जिस सेशन में आप अपना अकाउंट चला रहे हैं, जब भी चला रहे हैं पूरे 2, 4, 10 साल, उन सभी समय में कभी भी किसी एक दिन, 2 दिन, किसी भी दिन 50,000 से ज्यादा आपके अकाउंट में पैसा नहीं होना चाहिए। फिर क्या कहा? एक महीने में आप कितने भी बार पैसा जमा कर सकते हो, लेकिन एक महीने में आप 10,000 रुपए तक ही निकाल पाओगे, उससे ज्यादा नहीं। तीसरी बात, अगली बात कि एक महीने में आप 4 बार से ज्यादा पैसे नहीं निकाल पाओगे। चाहो तो 10,000 एक साथ निकाल लो, चाहो तो 10,000 2,500 करके 4 बार में निकालो, उससे कोई दिक्कत नहीं। बोलो बात क्लियर की नहीं? दीज आर द कंडीशन ऑफ बीएसबीडीए। अब प्रश्न बनता है मेरे प्यारे दोस्तों, किसका प्रश्न बनता है बताओ जल्दी से। अब प्रश्न बनता है कि उसी बात का फायदा उठाया मोदी जी ने कि फाइनेंशियल इंक्लूजन तो हुआ ही नहीं, और मोदी जी ने आते ही आते 2014 में जब सरकार बनी तो उन्होंने आते ही आते लाल किले की प्राचीर से घोषणा की, प्रधानमंत्री जनधन योजना, जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन किया जाएगा, और इस खाते को शुरू किया गया 28 अगस्त 2014 को। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जो थी वो थी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इनॉग्रेशन हुआ और बैंक ने 1.5 करोड़ खाते ओपन किए एक दिन में। द इनॉग्रेशन डे 1.5 करोड़ बैंक अकाउंट वर ओपन्ड अंडर दिस स्कीम। जिस दिन उद्घाटन हुआ था उस दिन 1.5 करोड़ खाते खोले गए थे, जिन्हें कहा गया था प्रधान मंत्री जनधन योजना के अंतर्गत। ठीक, अब कहते हैं इस खाते का स्लोगन पता है क्या है? प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाते का स्लोगन, मेरा खाता भाग्य विधाता। क्या है? मेरा खाता भाग्य विधाता। ये स्लोगन है इस खाते का, किसका? प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खोले गए खातों का। ठीक, अब इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट क्या बन रहा है? ठीक है, अगला पॉइंट है सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। क्या है? स्वयं सहायता समूह। देखिए, स्वयं सहायता समूह की अगर मैं बात करूं आप सभी प्यारे बच्चों से, तो इसे 1992 में 1992 में नाबार्ड के द्वारा, किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा। ये वही नाबार्ड है जिसे आप कहते थे, क्या कहते थे? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर
एंड रूरल डेवलपमेंट। इसके द्वारा 1992 में बैंकों के माध्यम से, इसके माध्यम से, बैंकों के माध्यम से एक माइक्रो बैंकिंग प्रोडक्ट लॉन्च किया गया, जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप था। जो कि क्या था? सेल्फ हेल्प ग्रुप था, या मैं कहूं स्वयं सहायता समूह था। क्या था? सेल्फ हेल्प ग्रुप था या स्वयं सहायता समूह था। अब ये है क्या, उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है, अगर मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करूं तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप है कैसा, उसे समझने की बात करेंगे हम सभी लोग और जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब है स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह एक किसी नाम से स्वयं सहायता समूह खोला जाएगा। अब समूह का मतलब नहीं समझ पा रहे होंगे। एक ऐसा ग्रुप खोला जाएगा जिसमें मिनिमम 10 लोग होंगे, मिनिमम 10 लोग होंगे, मैक्सिमम 20 लोग हो सकते हैं। मिनिमम 10 पीपल, मैक्सिमम 20 पीपल्स। बात क्लियर? मैक्सिमम 20 पीपल्स, मिनिमम 10 पीपल्स होंगे। बात क्लियर? अब बात आती है कि ये मेल मेल हो सकते हैं, ये फीमेल फीमेल हो सकते हैं, ये मेल फीमेल दोनों मिलके हो सकते हैं। ठीक, सेम कंडीशन यहां है कि मेल मेल हो सकते हैं, फीमेल फीमेल हो सकते हैं, या मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं। ये बात यहां पर आती है। अब मेल मेल हो गए, फीमेल फीमेल, कुछ भी हो गए, एक ग्रुप बन गया। जो भी ग्रुप बनेगा, ये सभी लोग इकोनॉमिकली तौर पर, इकोनॉमिकली कंडीशन जो होगी वो समान होगी और ये पुअर फैमिली से होंगे। ये पहली कंडीशन ही है, ये अमीरों के लिए नहीं था, ये पुअर फैमिलीज के लिए था। ऐसी फैमिली जिसे कभी लोन ही नहीं देता बैंक, ऐसी फैमिली 1992 में कहाँ लोन देता था बैंक? ऐसी फैमिली जिसे बैंक लोन ही नहीं देता था, कुछ था ही नहीं उनके पास, इसलिए लाया गया था। अब वो एक ग्रुप बनाएंगी, और वो ग्रुप डिसाइड करेगा कि एक दिन में वो कितना पैसा सेव करेंगे। मान लीजिए उन्होंने डिसाइड किया कि 20 लोगों का ग्रुप बना, सपोज करिएगा 20 का ग्रुप बना, डिसाइड किया कि हम एक व्यक्ति एक दिन में 5 रुपए बचाएगा, एक पर्सन 5 रुपए पर पर्सन बचत करेगा। ठीक है, जो भी कमाएगा। तो 20 लोग एक दिन में कितना बचाएंगे, तो आप कहेंगे 100 रुपए। 30 दिन में कितना हो गया, 30 डेज में कितना हो गया, तो आप कहोगे 3000 रुपए। इस 3000 रुपए को मेरे दोस्तों डिपॉजिट कर दिया जाएगा कहां पर? जो मैंने कह दिया, एक खोला गया था एकता सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसके नाम से खोला गया था। तो इस नाम से एक खाता होगा जो कि बैंक में होगा। इस बैंक के खाते, इस नाम से इस बैंक के खाते में जो खाता है उसमें ये जमा कर दिया जाएगा। अब ये 3000 रुपए जो आया है, ठीक है, इस 3000 रुपए को अब हर महीने ऐसा बचत करेंगे ये लोग। 6 महीने तक इस एकता स्वयं सहायता समूह या सेल्फ हेल्प ग्रुप के खाते को बैंक में सही तरीके से चलाना है। 6 महीने तक, जब 6 महीने तक चल जाएगा तो आप कहोगे एक महीने में 3000 जमा किए तो
तो 6 महीने में कितना जमा हो गया? तो आप कहोगे 18,000 रुपए जमा हो गया। बोलो हाँ या ना। तो जब 18,000 रुपए जमा हो गए, समझिएगा मेरी बात को, 18,000 रुपए जमा हो गया सेल्फ हेल्प ग्रुप में, किसमें? बैंक में जमा हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम से बैंक में जमा हो गया। ठीक, अब बैंक क्या करेगा? बैंक को नाबार्ड कहता है कि जो भी पैसा जमा हुआ है उसकी 20 गुनी 20 टाइम्स लिमिट बना दो। क्या बना दो? लिमिट बना दो। बैंक कहेगा जी साहब, 18 दूनी 36 और 4 जीरो, 3,60,000 रुपए की लिमिट हो गई। अब ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप था, एकता सेल्फ हेल्प ग्रुप जो था, इसमें जो 20 मेंबर हैं, अगर उनको लोन की आवश्यकता होती है, पहले के समय में लोन बहुत बड़ा नहीं लेते थे गांव के लोग, छोटा छोटा लोन, 5,000, 7,000, 2,000, 10,000 इस तरीके का। तो अब ये जो लोग 20 लोगों को लोन, ये जो गरीब थे ने, जो लोन बैंक नहीं देता था, मॉर्गेज नहीं थी, सिक्योरिटी नहीं थी, एसेट नहीं था, इन 20 लोगों में किसी को अगर पैसे की आवश्यकता है तो ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रहे लोग हैं, ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रहे लोग हैं, ये इस जगह से पैसा दे देंगे। सबसे अच्छी बात क्या थी? इस लोन पर जो भी दिया जाएगा उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक निर्धारित नहीं करेगा, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निर्धारित होगा बाय द सेल्फ हेल्प ग्रुप। कौन निर्धारित करेगा? सेल्फ हेल्प ग्रुप जो भी निर्धारित करेगा। मान लीजिए कहते 2 रुपया सैकड़ा या 2% लेंगे हम, ठीक, तो इसमें से 1% जाएगा इस सेल्फ हेल्प ग्रुप को और अगला 1% मिलेगा बैंक को, किसके रूप में? ब्याज के रूप में। मतलब ब्याज में भी हिस्सेदारी थी किसकी? सेल्फ हेल्प ग्रुप की। देखिए कितनी बड़ी बात है कि नाबार्ड ने देश को डेवलप करने के लिए ये काम शुरू किया था, जिसे सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। ठीक, अगली बात को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। This is the combination of assessing low-cost financial services with objective of financial management and development. They are usually formed and supported by NGOs and formal agencies on the recommendation of SK Kalia Committee. अब देखिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप थे, ठीक है, मेरी बात को समझिएगा, जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप थे आपके, जो भी स्वयं सहायता समूह थे, वो जो सपोर्ट किए जाते थे वो एनजीओ के द्वारा किए जाते थे या जो लोकल एजेंसीज थी उनके द्वारा किए जाते थे, सरकारी एजेंसीज थी। तो ये कहीं ना कहीं डेवलपमेंट का पार्ट था, है ना, डेवलपमेंट और मैनेजमेंट का पार्ट था, सेल्फ मैनेजमेंट और डेवलपमेंट का पार्ट था। इसको लाया किसके सुझाव पर गया था? एसके कालिया कमेटी के सुझाव पर। किसके सुझाव पर? एसके कालिया कमेटी के सुझाव पर लाया गया। इधर भी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप मीन्स विच रिप्रेजेंट अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी बट फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन इज नॉट ओनली द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रुप। ये बात ध्यान रखिएगा, वित्तीय मध्यस्थता का प्रतिनिधित्व करता था, लेकिन वित्तीय मध्यस्थता केवल समूह का उद्देश्य नहीं था। समूह का उद्देश्य सिर्फ वित्तीय सहायता प्रदान करना नहीं था। अब तो आज के समय में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं तो बहुत प्रमोट हो गए हैं भाई। ऐसे समझिए, जो छोटी जो कैंडल्स बनती हैं, जो मोमबत्ती बनती हैं वही बनाते हैं, जो अगरबत्ती बनती हैं, अगरबत्तियां बनती हैं वही बनाते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं। सैनिटेशन का काम करने लगे हैं, ठीक है, पैड्स बनाने लगे हैं, ठीक है, और नैपकिन बनाने लगे हैं, टिश्यू पेपर बनाने लगे हैं, और पॉलीथीन्स बनाने लगे हैं। तो जो छोटी छोटी चीज़ें थीं, अभी सारे के सारे आप ऐसे समझिए, पिछली बार जब बजट आया था तो बजट में ये कहा गया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप ने देश के 50 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया है और बेरोजगारी से बचाया है। साथ ही साथ में उन्होंने मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप ने उनको भूखे रहने से बचाया है। मतलब आप समझ सकते हैं, रोजगार दिया है, और रोजगार देना एक बहुत बड़ी बात होती है, ये आप भी बहुत अच्छे से
समझते हैं? बोलो ये सब। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है आप सभी से, कह रहा है आईएफएससी कोड, या आईएफएससी कह रहा है तो कोड कहने की आवश्यकता नहीं है। आईएफएससी क्या है? देखिए आईएफएससी की बात करूं तो कहते हैं इसे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। क्या कहते हैं? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, आईएफएससी। ये जरूरी क्यों है? ये जरूरी इसलिए है कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा बैंक है, बैंक नेम क्या है। ठीक है, अच्छा बैंक नेम तो ठीक है, कैसा है क्या है पता नहीं। ठीक, दूसरी बात क्या है? बैंक ब्रांच कोड क्या है, कैसे पता चलेगा ब्रांच कोड क्या है? चलो ये भी नहीं पता, ना बैंक का नाम पता है, ना ब्रांच कोड पता है, और ना ही आपको रीजनल कह लीजिए या आप कह लीजिए सेंट्रल क्या, सेंट्रल कोड क्या है, सेंट्रल कोड क्या है, कौन से रीजन में पैसा जा रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा? आपको अगर किसी को पैसा ट्रांसफ़र करना है तो वो अकाउंट मांगता है, आपको जब ऐड करने को आएगा तो अकाउंट कहता है कि कस्टमर का नाम बताइए, कस्टमर का अकाउंट नंबर बताइए, कस्टमर का जहां पैसा भेज रहे हैं आईएफएससी कोड बताइए, ये सारी चीज़ें मांगता है। और जब तक ये नहीं होगा तब तक आप उसे पैसा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक, अच्छा फुल फॉर्म जान गए आप आईएफएससी का, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है। दूसरी बात करते हैं, इज एन अल्फा न्यूमेरिक कोड फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ बैंक ब्रांच प्रोवाइडेड बाय आरबीआई। आईएफएससी जो है वो कौन देता है, कौन प्रोवाइड करता है? अब आप कहोगे आरबीआई। देखिए कितने क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। एक तो आईएफएससी का फुल फॉर्म बनता है, ठीक है, फिर बनता है कि कौन प्रोवाइड करता है, आरबीआई प्रोवाइड करता है आईएफएससी कोड को। अब बात आती है आईएफएससी में कितने कैरेक्टर होते हैं। दिस इज एन 11 कैरेक्टर कोड। इसमें मेरे प्यारे दोस्तों 11 कैरेक्टर कोड होते हैं। कितने होते हैं? 11 कैरेक्टर कोड होते हैं। मतलब कहने का अल्फाबेट और नंबर दोनों मिला करके 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या कौन रिप्रेजेंट करता है, ये भी हमें जानना जरूरी है। तो कहते हैं जो पहले 4 होंगे, ठीक है, पहले जो 4 होंगे वो हमेशा अल्फाबेट होंगे। पहले 4 जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे मेरे प्यारे मित्र? बोलो जल्दी से। अल्फाबेट होंगे। अच्छा दूसरी बात क्या आती है वो देखते हैं। पहले 4 तो अल्फाबेट हो गई, तो बात समझ में आ गई। अगली बात, अगला जो होगा वो जो 5वां होगा वो सदैव 0 होगा। जो 5वां होगा, देखो 1 2 3 4, जो 5वां होगा वो सदैव 0 होगा। इसे कहते हैं, ये सेंट्रल कोड बताता है। ये क्या बता रहा है? यूटीआईडी। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है आपको बैंक नेम। क्या बता रहा है? बैंक नेम। ये क्या बताता है? बोलो जल्दी से। ये बताता है सेंट्रल कोड। लास्ट के जो 6 हैं ये आपको बताएंगे ब्रांच कोड। क्या बताएंगे? ब्रांच कोड। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, ऐसा हो सकता है। अगर सपोज करिए ऐसा नहीं हुआ तो फिर कैसा हो सकता है? क्योंकि जो लास्ट के ये 6 हैं ये कोई जरूरी नहीं कि ये डिजिट ही हो। इन डिजिट की जगह पर अल्फाबेट भी हो सकते हैं। अल्फाबेट भी हो सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिए। ठीक, मतलब अब कैसा है समझिएगा, उसको भी बताता हूं।
ठीक है, ये देखिए, ये देखिए BARB, ये BARB क्या है? ये है बैंक का नाम, बैंक का नाम, नेम ऑफ बैंक, ठीक है, क्या है? बैंक का नाम। जीरो क्या है? जीरो है सेंट्रल कोड, ठीक। कलकान क्या है? ये है ब्रांच कोड, ब्रांच कोड। कैसे? कल मतलब कल्याण, बॉम्ब मतलब बॉम्बे, तो बॉम्बे के कल्याण का ये बैंक ऑफ बड़ौदा है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि सर मेरा मन में एक प्रश्न है कि मुझे ये बता दीजिए कि ये सेंट्रल कोड जीरो ही क्यों है? जो ये सेंट्रल कोड है ये सर जीरो ही क्यों है? इसका कारण है कि आने वाले समय में फॉर फ्यूचर रेफरेंस को देखते हुए अगर कोई बदलाव करना पड़ जाए तो वो बदलाव कहीं और नहीं, इसी 5वें नंबर पे रखे हुए डिजिट का होगा। डिजिट मतलब नंबर का होगा जो कि जीरो है। मतलब ये हुआ कि सर IFSC कोड में जो पहले 4 होंगे वो तो अल्फाबेट होंगे, जो 5वां होगा वो सर जीरो होगा, और सर जो लास्ट के 6 होंगे, जो लास्ट के 6 होंगे वो अल्फाबेट भी हो सकते हैं, वो अल्फाबेट भी हो सकते हैं, या आप लेटर कह लो बेटा। और सर अगर ये नहीं हुए तो ये डिजिट हो सकते हैं, या डिजिट की जगह आप नंबर कह सकते हो। देखो ऑप्शन में नंबर दिया होगा, डिजिट दिया होगा, ये एग्जैक्ट कहना मुश्किल है, पर नंबर या डिजिट तो एक ही बात होती है भाई, संख्या और डिजिट तो एक ही चीज है ना, ठीक है। तो ये है आपका IFSC कोड। जैसा कि देखिए मैं आप सभी को दिखाता हूँ, यहाँ अगर आप चेक देख पा रहे हैं, चेक अगर आप देख पा रहे हैं तो चेक में देखिए यहाँ पर आजकल ये आने लगा है इस तरीके से लिख करके, तो नीचे वहाँ पर IFSC कोड लिखा होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक। बात क्लियर है? तो ये IFSC कोड है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं चेक का जो बॉटम होता है यहाँ पे एक 9 डिजिट का नंबर लिखा होता है, उसी को कहते हैं MICR। क्या बोलते हैं? MICR, ठीक है। चलिए अगली बात करेंगे हम सभी लोग, जो टर्म है आप सभी के स्क्रीन पर आप जो देख रहे होंगे